ये हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। देखिए एनसीईआरटी पार्ट जो होता है आपका क्लास 12 का, हमने इसको प्राचीन इतिहास पढ़ाया, आपको मध्यकालीन पढ़ाया, और भाग 3 में जो था भाग 1 में हमने एनसीईआरटी क्लास 12 में भाग 1 भाग 2 पढ़ा दिया। भाग 3 पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास फिर विविध पढ़ लेंगे भाग 4 में। फिर एनसीईआरटी खत्म होगी, 6, 7, 8 के क्लास एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है और आपका 12 क्लास का एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, 10 क्लास में जो होता कोई उसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ से सिविल में क्वेश्चन बनता है वहाँ पर से देखेंगे। और एनसीईआरटी का बेस आप पता चल रहा है कि पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है एनसीईआरटी के बेस में, और एनसीईआरटी आपके जीवन में के लिए कितनी महत्व है। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक जो होता बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बुक से आपके एनसीईआरटी किताब देगी सबसे अच्छी। तो आपको यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो आरओ ईआरओ का या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करें, तभी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए पेपर उठा करके 2 दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी के कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पहला अध्याय हम छोड़ रहे हैं, अध्याय 10 इसमें पहला है उपनिवेशवाद और जो होता है देहाती सरकारी अभिलेख का अध्ययन। हम जो होता है अध्याय 13 से शुरू करते हैं। ठीक है, अध्याय 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो होता है यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 99 से, और इसके पहले का जो क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन हमने उसको अध्याय में छोड़ा है क्योंकि अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको पढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे तब तक प्रिंटिंग होती रहेगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने जो होता है किसका सबसे पहले निर्माण कराया था। निम्नलिखित किलों में जो होता है ब्रिटिश जो होता है किसका सबसे पहले निर्माण किया था, फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एंजेलो या फोर्ट सेंट डेविड। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण जो होता है सबसे पहले किया था। ठीक है, अब देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज का अगर मामला है तो इसका मतलब सभी लोगों के बारे में पढ़ना होगा, जरूरी नहीं कि यूपीएससी फोर्ट सेंट जॉर्ज का हमने बताया विकल्प में तो फोर्ट जेम्स जॉर्ज का ही पूछेगा। अब सबके बारे में, विलियम के बारे में, सेंट डेविड के बारे में, सेंट एंजेलो, ये सभी एनसीईआरटी किताब में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे चलेंगे हम, इसकी व्याख्या एनसीईआरटी किताब में की गई है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम फोर्ट जॉर्ज, नोट करेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण 1644 ईस्वी में किया गया था। ये चेन्नई अर्थात मद्रास में अवस्थित है। कहाँ पर है? मद्रास में अवस्थित है। ये मद्रास में जो होता है अवस्थिति इसकी कहाँ पर है? मद्रास में है। ठीक है, और फोर्ट विलियम अर्थात फोर्ट विलियम कलकत्ता में का निर्माण जो होता है चार्ल्स मेयर के निर्देशन में 1700 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम का किसके नेतृत्व में? चार्ल्स जो होता है मेयर की, अर्थात 1700 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो होता है एक आया था फोर्ट सेंट डेविड पूर्व। ठीक है, ये जो होता है मराठा जो होता संपत्ति थी, मराठा साम्राज्य से मराठों ने 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड जो होता है पूर्व में मराठा संपत्ति थी और मराठाओं ने जो होता है इसे जो था 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था? बेच दिया था। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण जो होता है केरल में पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इससे पहले जो वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था। नोट करेंगे, ठीक है, डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा जो होता है कब किया गया था? अर्थात 1505 ईस्वी में किया गया था। तो इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासकीय आदेश द्वारा नगर नियोजन का प्रयास किए थे। कौन सा कथन सत्य निकालना है? कहता है लॉर्ड वेलेजली ने जो होता है प्रशासकीय आदेश द्वारा नगर नियोजन का निर्माण किए थे, तो किए थे 1803 ईस्वी में किए थे। ठीक है, पहला सही है। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन लगाएंगे सी लगा देंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वेलेजली ने जो होता है 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था। क्या वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का जो था काम सरकार के मदद से जो होता लॉटरी कमेटी 1817 में जारी रखी गई थी। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। ठीक है, लॉटरी बेचकर की जाती थी, और इसकी जो होता है मतलब था कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि जो होता है संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी मानी जाती थी। किसकी? संवेदनशील जो होता है नागरिकों की
जिम्मेदारी माना जाता था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे अध्याय 13, आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताब निकालिएगा, उसमें अध्याय 13 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे क्या होता है, इसकी घटनाएं। तो सारे आंदोलन अभी हम यहीं पर बता देंगे आपको, घबराइए मत। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कक्षा 12 के एनसीईआरटी में अध्याय 13 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया। भाग 3 पढ़िएगा, सविनय अवज्ञा और उससे आगे के आंदोलन क्या होते। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ते हैं। चलिए देखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आश्रम आरंभ किया था। तो आपको पता है गांधी जी जब लौटे थे तो सफल जो होता है, सबसे सफल सत्याग्रह का आरंभ जो होता है चंपारण में किया गया था। कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, तो इसको आपको पता है, ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, चंपारण में किया गया था। लेकिन जो होता है इसमें बताने की ज़रूरत ये है कि क्यों किया गया था। ठीक है, चंपारण में लखनऊ अधिवेशन में क्या फैसला लिया गया था, ये भी थोड़ी सी इसमें जो होता क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी है ना ये। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में लौटने के पश्चात दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस से जो था बिहार में चंपारण से आए थे। ठीक है, कहाँ से? कांग्रेस में जो था कहाँ से आए थे? बिहार में चंपारण से आए थे। एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेजों को नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। ठीक है, वो सीधे कहाँ पहुँचे थे? बिहार में जो होता चंपारण से आए थे, मतलब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था 1916 में, और 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहुंचे थे, और जो होता वो कहाँ से सीधे चल के आए थे? चंपारण अर्थात बिहार से आए थे। ठीक है, वर्ष 1917 में जो होता है बिहार में प्रांत में चंपारण जिले में जो होता है प्रथम सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए गए जा रहे अत्याचार के खिलाफ जो होता चलाया था, जिससे उन्हें सफलता मिली थी। ठीक है, तो 1916 देखिए, तो इसका मतलब होता है कि वार्षिक कांग्रेस में बिहार में जो होता है चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें अंग्रेजी नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति कठोर व्यवहार के बारे में गांधी जी से बताया। ठीक है, कहाँ पर? 1916 में जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पर से कोई व्यक्ति था होगा। ठीक है, और देखिए आमंत्रण किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी होता है आमंत्रित किए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता नाम किसी का भी दे सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, उनके बारे में, गांधी जी के बारे में काल रेखा के थोड़ी सी देख लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। 1918 में खेड़ा अर्थात गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन शुरू किए थे। 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, और अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन शुरू कर सकते, लिख सकते हैं मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। याद रखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत एक ही बात समझ लीजिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। 1928 में बरदौली में किसान आंदोलन चलाया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में दिसंबर में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। ठीक है, 1930 में जो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, और दांडी यात्रा अर्थात मार्च और अप्रैल में चलाया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था दिसंबर में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक सरकार का गठन के आश्वासन दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ गांधी जी का। ठीक है, आगे देखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया अगस्त में। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। ठीक है, आगे देखेंगे। एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है। एनसीईआरटी आप पढ़िए कक्षा 12 का, तभी पेपर हल कर सकते हैं हमारे साथ। पेपर हल करने के लिए जो होता है एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ें तो फिर एनसीईआरटी का नोट्स बनाते रहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बना लीजिए। और रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? रॉलेट सत्याग्रह के। यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। रॉलेट अधिनियम, सोडिएशन नोट करेंगे, सेडिएशन
या सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन कमेटी की सिफारिश, सही है। आप समझ लीजिए रॉलेट अधिनियम जो था किस कमेटी के सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन, नोट करेंगे सेडिशन कमेटी पर। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करके ओम जो था लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है, ठीक है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, गलत है, ये जो होता है गलत है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा जो होता सही है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा गलत है, कौन गलत है? तीसरा गलत है। विरुद्ध जो था प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, गलत है। तीसरा गलत है। आप देखिए ऑप्शन में क्या, जब आपको पता चल गया कि तीसरा गलत है तो जिसमें तीसरा हो इसमें तीसरा ये गलत ही होगा, इसमें तीसरा ये भी गलत होगा। तो एक तो पहला सही है था, तो दूसरा जो सही था इसका मतलब हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यूपीएससी में कुछ लॉजिक दिमाग लगाइएगा, ठीक है। यूपीएससी पेपर देते समय ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक नहीं आ रहा, दो आ रहा है तो उसमें थोड़ी सी लॉजिक अपनाइएगा, ठीक है, जिससे तार्किक क्षमता अगर बढ़िया हो जाए तो अच्छी बात है। आगे लिखेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया, यहाँ पर देखेंगे। क्रांतिकारियों ने गतिविधियों को रोकने के लिए 1917 ईस्वी में सिडनी रोनेट, मतलब जिसे आप कह सकते हैं सिडनी एक्ट कहा जाता है, सिडनी रोनेट या आप सेडिशन कमेटी कह सकते हैं, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी सिफारिश 1919 में रॉलेट एक्ट पारित करके किया गया था, ठीक है। इस एक्ट में अंग्रेज सरकार जो होता है बिना मुकदमा चलाए और किसी भी व्यक्ति को जेल या हिरासत में रख सकती थी। रॉलेट एक्ट जो होता है आपको बता दें इसे अंधा कानून भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अंधा कानून भी कहा जाता था, ठीक है। ये कैसे आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा से और भी व्याख्या है एनसीईआरटी में, अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने जो होता है इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किस एक्ट को जो होता है 1919 में रॉलेट एक्ट को जो होता है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। अब नाम थोड़ी सी याद करेंगे, किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में इस एक्ट का विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था, नोट करेंगे। गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान तथा सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के ही विरोध में था, नोट करेंगे। गांधी जी के जो था प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान, ठीक है, तथा सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में ही था प्रथम, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे। गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग जो था रॉलेट एक्ट के विरोध करने का प्रयास किया था, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध जो होता है 1928-29 में हुआ था, ये तो पता है। साइमन कमीशन का नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय पर जो होता है बहुत लाठियाँ पड़ी थी, ठीक है। आगे देखेंगे, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू आदि ने गांधी जी के सत्याग्रह अभियान का विरोध किए थे। याद रखना, गांधी जी के सत्याग्रह अभियान का विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू। ये तीनों लोगों ने गांधी जी के सत्याग्रह अभियान का जो था विरोध किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू, BS श्रीनिवासन शास्त्री और MR जयकर ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी, नोट करेंगे। 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। कौन कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर ने, ठीक है, MR जयकर ने। आगे देखेंगे, 1914 और 48 के महान जो था युद्ध के दौरान जो था अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। सर सिडनी रॉलेट, नोट करेंगे, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संतुष्टियों के आधार पर कठोर उपायों को जारी रखा गया था। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था, ठीक है। गांधी जी ने जो था देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या एक अभियान चलाया था, नोट कर लीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी का बुक्स के लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी। आप देखेंगे अगर आप इन्हें एनसीईआरटी तैयार कर लिया तो सीधे 70 से 80 क्वेश्चन जीएस का एनसीईआरटी बेस होगा। और हमने आपको वादा किया है कि जिस अप्रैल के लास्ट तक ले जो होता है एनसीईआरटी, क्योंकि 25 मई को पेपर है तो एक महीना पहले अगर ये खलक एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं पूरा है, ठीक है, तो सुबह शाम दोनों टाइम जो होता है वीडियो आपको एनसीईआरटी, ठीक है। बस आप करना क्या है कि वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पहुंचोगी तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो थोड़ा हमारा भी उल्लास बनता रहेगा, ठीक है। और लाइक कर दिया करिए वीडियो को, जितना लाइक आएगा उतना मन प्रसन्न होता है, ठीक है। लाइक शेयर करिए, बस दो ही चीज़ तो आपको करना, कुछ भी
1 सेकेंड का काम है, 2 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसे सत्य कथन निकालना है। 1919 के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने दिया था। एकदम जो होता है सही है। ठीक है, देखिए 1919 के जो होता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किए थे। ये कई बार हमने क्वेश्चन पढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन दिया था। सही है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का क्या कर दिया, समर्थन दिया था। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स क्या लिखती है, थोड़ा सा इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। किसका, भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन के निम्नलिखित मांगे थी। क्या क्या मांगे थी, देखिए, पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य के सभी जो होते हैं इस्लामी पवित्र स्थानों पर जो होता है तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, नोट करेंगे, जजीरात उल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। ठीक है, इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को जो होता सुरक्षित करने के योग बन सके। खलीफा के पास जो होता था इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को जो होता सुरक्षित करने के योग बन सके। ठीक है, कांग्रेस ने जो होता है इस आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने इसे जो होता असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, अंग्रेज की जो होता फूट डालो और राज करो की रणनीति के जवाब में कांग्रेस आंदोलन का समर्थन किया और 1919 और 1922 की अवधि के भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोच्च उत्कर्ष काल था। याद रखिएगा, 1919 और 1922 की जो अवधि थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसके बीच की अवधि थी वो भारतीय इतिहास में आपको बताएं कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो होता है सर्वोच्च उत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कांग्रेस के द्वारा जताई गई मुसलमानों की प्रति जो होता सहानुभूति के लिए धन्यवाद दिया था। कौन, नोट करेंगे इसका नाम, अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और पीसीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये तो आपको भी नहीं पता होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे नाम आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी तो बहुत आपको आनंद आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और कितना हमने एनसीईआरटी में छोड़ रखे हैं जीएस में। ठीक है, अभी तो केवल वैसे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देख ही रहे हैं यूपीएससी का, अब प्लस जो था पीसीएस का कैसे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए जो था अब थोड़ा से एनसीईआरटी में ज़्यादा जोर दीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन निकालिएगा। चलिए निकालते हैं सत्य कथन। चलिए, कि गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। गलत है। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस पर आंदोलन गांधी जी नहीं, साइमन कमीशन आंदोलन में सिर्फ लाला लाजपत राय जो ठीक है वहाँ पर दिए थे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वशासन लक्ष्य घोषित किया गया था। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, दोनों कथन गलत है। अब देखिए, स्वशासन 1929 में कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर शहर में किया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ना तो एक सही है ना तो दो, ऑप्शन डी। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देखेंगे, बहुत ज़रूरी। एनसीईआरटी क्या लिखती है आपकी, एनसीईआरटी आपकी क्या लिख रही है, 1988 में सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से जो था भेजा गया था, उसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान, नोट करेंगे, अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। ठीक है, ना कि गांधी जी वाला। ठीक है, गांधी जी वाला अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बरदौली में उन्होंने होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ उन्होंने जो था ऐसा भी किया था। ठीक है, बरदौली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। याद रखिए, गांधी जी ना तो बरदौली सत्याग्रह में जो होता भाग लिए थे, ना तो ही साइमन कमीशन में। सीधे भाग ना लेकर के उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। ठीक है, मतलब अंदर अंदर सहयोग कर रहे थे, बस इतना ही जानिएगा। अब देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, क्वेश्चन जो था एग्जाम में पूछा गया था। ये एग्जाम में कितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1929 में जो होता, थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। कहाँ पर? लाहौर में। ये तो हमने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो युवा पीढ़ी का नेतृत्व की और छड़ी सौंपने का प्रतीक किया, ठीक है। और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की उन्होंने क्या किया था? घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, युवा नेता युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायक थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यूपीएससी 2012 में, याद रखिएगा, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी के इर्द गिर्द। देखिए जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आप देखेंगे उसी के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। हर साल जो होता है इसी के इर्द गिर्द। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ना जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलेंगे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ये सही है, जो सही है उसे निकालेंगे, ठीक है। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझ गया था, ऐसा नहीं। 1929 में इस आंदोलन में उग्रवादी का आंदोलन ये नहीं हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते एक संकल्प पारित किया गया था। ये भी गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। ऐसा इसमें लाहौर अधिवेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। जहाँ तक की बात है उग्रवादी और उदारवादियों के बीच को इस झगड़े को नहीं समझाया गया। ये लखनऊ समझौते से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों किससे हैं? लाहौर नहीं बल्कि लखनऊ समझौता, पूना एक्ट जिसे कहा है ना। पूना एक्ट में तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समझौते हुए थे, ठीक है, पूना एक्ट में। और जो होता है उग्रवाद लखनऊ समझौता के तहत जाना जाता है। उग्रवाद और उदारवादी के बीच में समझौता लखनऊ समझौते में रखा जाता है, लखनऊ समझौते से। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तब आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी क्या लिखती है। देखिए पहला आपका सही है, ऑप्शन ए। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। कांग्रेस ने क्या? पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। ये पीसीएस में देखेंगे 3 बार पूछ दिया गया, पीसीएस में, यूपीएससी में 1 बार देखिए अभी पूछा गया था 2012 में, ठीक है। तो जो था तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को जो होता है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को जो था पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाने का जो होता निर्णय लिया गया। इसलिए देखिए 26 जनवरी को जो था हम लोग जो था 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय यहीं पर लिया गया था, इसलिए जो था हम 26 जनवरी को ही दिनांक चुना गया, ठीक है। आगे थोड़ी सी देखेंगे कथन तीसरा में क्या कहता है कि उग्रवादी और उदारवादी समझौता जो होता है कह रहा है कि झगड़े को नहीं सुलझाया गया था। इसमें ये हमने बताया था कि लखनऊ समझौते से संबंधित है। किससे? लखनऊ समझौते से संबंधित है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से जो होता है एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब? 23 मार्च 1940 में मांग की गई थी। याद रखिएगा 23 मार्च 1940 में ये मांग की गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब? और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? किसकी सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी, ठीक है, जनसंहार की घटना घटी। द आर्म्ड एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द वर्नाकुलर जो था प्रेस एक्ट या द रॉलेट एक्ट। तो ये हमने आपको बताया कि द रॉलेट एक्ट ही जो था 1919 को जो होता है घटना कौन है? द रॉलेट एक्ट ही है, ठीक है। और 13 अप्रैल को द रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये 13 अप्रैल को जो था ये घटना घटी थी जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। तो किसका मामला था? द रॉलेट एक्ट का ही मामला था, ठीक है, द रॉलेट एक्ट। अब देखेंगे ऑप्शन सी लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे थोड़ी सी क्या लिखा गया है।
एनसीईआरटी क्या लिखती है आपकी? द रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। रॉलेट एक्ट को जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में स्थापित सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। कौन सा? सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। ये आपको हमने बता दिया था, ठीक है। 18 मार्च 1919 को जो था निर्वाचित भारतीय सदस्यों के विरोध के अतिरिक्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो होता इस एक्ट को पारित कर दिया। इस एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो उसे गिरफ्तार कर बिना मुकदमा के 2 वर्ष तक जो था बंदी बनाए रखने का प्रावधान था, ठीक है। बिना मुकदमा के जो था 2 वर्ष तक जो था बंदी बनाए रखने का प्रावधान था। ये इसलिए जो था मोतीलाल नेहरू ने इसे काला कानून कहा था। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? काला कानून कहा था, याद रखिएगा। समझ गए? नोट बनाते रहिएगा, एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पूरे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, हम कह दिए कि पूरा एनसीईआरटी जो होता है हम पढ़ाएंगे तो पूरा एनसीईआरटी आपका चलेगा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों को पुलिंदा नामक पत्र संकलन का प्रकाशन किसने किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा नामक पत्र का जो होता संकलन का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका संकलन का प्रकाशन किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नोट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब थोड़े से देखेंगे इसमें, महात्मा गांधी हरिजन नामक एक अखबार में जो होता पत्रों को जो होता प्रकाशित करते थे, उन्हीं लोगों से मिलते थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो होता राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, नोट करेंगे, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों की पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो था पुराने पत्रों को जो होता है पुलिंदा नाम से जो होता है प्रकाशित किया था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हिंदी में उसे कहा जाता पुराने पत्रों का पुलिंदा। नोट कर लिए, चले आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। नोट करेंगे, लॉर्ड जेम्सफोर्ड था, ठीक है। अब व्याख्या देखेंगे, इसमें थोड़ी सी 3 लाइन की व्याख्या है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड था, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने 1916 से 19 भारत का वायसराय बना। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को जो होता है भेजने के कारण वह काफ़ी चर्चित रहा। भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वह क्या करा? काफ़ी चर्चित में रहा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सा और इसमें 1 लाइन व्याख्या देख लीजिए। इसके समय में 1919 में जो था रॉलेट एक्ट पास हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। इसके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था सुधार लाया गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था इसी के समय। नोट करेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अधिनियम 1919। देखिए एनसीईआरटी कितना अच्छी चीज़ें लिखती हैं। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते आप, पढ़िए एनसीईआरटी को, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए देखेंगे। जब गांधी जी दांडी तक जो था नमक यात्रा की उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो था भारत का वायसराय कौन था बताइएंगे आप? जब गांधी जी दांडी यात्रा की तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। नोट करेंगे, लॉर्ड इरविन। चलेंगे, देखेंगे थोड़ी सी व्याख्या एनसीईआरटी क्या लिखती है। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन ने इसकी कार्यवाही के महत्व को नहीं समझ सका। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से जो होता अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती से।
और 3 हफ्तों के बाद वह अपने गंतव्य जो होता है स्थान पर पहुंचकर वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं की जो था कानून की निगाह में जो था अपराधी बना दिया था। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन कैसे पूछती है, देख लेंगे। 2017 में भारतीय, देखिए सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन, और कहीं नहीं मिलेगा। आप कॉपी में पढ़ेंगे यूपीएससी पीसीएस का अगर एग्जाम को, तो बहुत सारे जो होता है आपको 40 से 50% मिलेंगे, 50 से 60%। एनसीईआरटी पढ़ने वाले लड़के जो होते देख रहे हैं, पीसीएस आराम से निकाल ले गए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डेट जो होता मेन लिख लिए और अच्छे से निकाल ले गए। ठीक है, उसी तरह समीक्षा का टेस्ट सीरीज चलाएंगे हम। ठीक है, समीक्षा का टेस्ट सीरीज चलेंगे। पहले एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज पढ़ लीजिए, फिर समीक्षा का टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तब आसान हो जाएगा। नहीं तो पीसीएस का टेस्ट सीरीज दीजिएगा तभी। अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एनसीईआरटी का कुछ पता नहीं बेस है, तो मामला थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के लिए। चलिए आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी ने गदर। ठीक है, देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में लिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और सही कालक्रम बैठाएंगे। सही कालक्रम में बैठाना, इसका मतलब होगा अगर हमें सन नहीं याद है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे रॉयल इंडियन नेवी में गदर। रॉयल इंडियन मतलब शाही नौसेना विद्रोह, इसे कहा जाता है। रॉयल इंडियन नेवी का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, आर इम्यूनिटी 1946 में कब घटी थी? 1946 में घटी थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, इसे अगस्त क्रांति 1942 में, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लगातार चले थे। ठीक है, तो 30, 7 देखेंगे, द्वितीय अगर देखेंगे तो 31 में लिखेंगे, सन क्यों लिख लीजिए, बहुत है। ठीक है, 31 दो तरह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, सितंबर शुरू हुआ था। अभी डेट बता दे रहे हैं, ये डेट हो गया। अब देखिए क्रम लगाना है, तो तीसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर पहला, उल्टा लिख देंगे 3, 2, 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में अगर पूछा गया है 2017 में, तो यहाँ से पीसीएस में भी पूछा गया। जितना क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए, यूपीएससी के इर्द गिर्द जो था पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। पीसीएस क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा का। जो भी पेपर जो होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना रहे हैं, सब यूपीएससी के पैटर्न पर बना रही है एकदम, और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ रही है। पेपर हमें लगता है उसका यूपीएससी को उठा रही है एनसीईआरटी के बेस से, और इसके बाद वैसे क्वेश्चन आपको दे रही है। ठीक, जिसमें दिक्कत ना हो। आगे चलेंगे। शाही नौसेना विद्रोह, जिसे आप कहे रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को RIN के सिग्नल, नोट करेंगे, सिग्नल प्रशिक्षण में जो होता है HMIS तलवार के जो होता 1100 भारतीय नायकों ने, जिसे रेटिंग्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रेटिंग्स कहा जाता है, बम्बई के में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण निम्नलिखित विद्रोहियों ने यूनियन जैक की जगह जो होता है वह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी को झंडे लगा दिए। ठीक है, यूनियन जैक की जगह जो होता उन्होंने क्या, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का जो होता उन्होंने झंडा लगा दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने की अपील किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों से क्या, भारत छोड़ने के क्या किए थे, अपील किए थे। कब? 1942 में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था पारित किया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 में पारित किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, नोट करेंगे, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालिया टैंक मैदान में, कहाँ पर? ग्वालिया टैंक मैदान में जो होता है मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने जो होता पेश किया और ये प्रस्ताव जो होता पारित हो गया था। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में,
मौलाना की अध्यक्षता हो रही थी। उसी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई रही थी, उसमें अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो होता है पेश किया कि हम लोग आंदोलन करेंगे, और इस प्रस्ताव को जो था वहाँ पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो होता का आलेख जो होता गांधी ने जो था नेहरू एवं मौलाना आज़ाद के सहयोग से तैयार किया था। प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। देखिए कितना अच्छी लिख रही है किताब। उतना आप हर प्रकाशन की किताब पढ़ते होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन देखिए किताब कितनी अच्छी चीज़ें लिखती हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं पढ़िए, क्लास 12 के एनसीईआरटी भाग 3 है, पढ़िएगा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से सारा नोट्स बनाया गया, पढ़िए उसमें से देखेंगे। मौलाना आज़ाद के सहयोग से तैयार किया गया था और प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें वर्धा प्रस्ताव की मंजूरी जो था मुंबई में दी गई थी, याद रखिएगा। वर्धा प्रस्ताव देखेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर नोट्स बनाया गया है। देखिए वर्धा प्रस्ताव की मंजूरी कहाँ दी गई थी? मुंबई में दी गई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई अर्थात बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा अर्थात अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। कौन फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नोट करेंगे, भारत छोड़ो का नारा जो होता है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया। नोट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव जो था वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव बम्बई में 8 अगस्त 1942 को रखा गया। नोट करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव मुंबई में जो होता है 8 अगस्त 1942 को रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को कहाँ? मुंबई में जो होता प्रारंभ हुआ था। नोट करेंगे, नोट करिए, आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो और मरो, डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो होता है लिन लिथगो वायसराय थे। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो होता है कौन वायसराय थे? लिन लिथगो वायसराय। नोट करेंगे, लिन लिथगो। दूसरा क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन से, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच में लंदन कोर्ट जेम्स पैलेस में। कहाँ पर? लंदन कोर्ट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। नाम स्थान याद रखिएगा, स्थान पूछा गया था। इसमें पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। पहली बार जो था ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। नोट करिए, समझ गए? कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नोट करेंगे, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। अध्यक्षता कौन किए थे उस समय? प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन का भारत के वायसराय थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता, पीसीएस में पूछा गया, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, जिन्ना, मोहम्मद अली शरफी, मोहम्मद अली, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने लोग भाग लिए थे। नोट करेंगे आप। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च के बाद कांग्रेस ने जो था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब गांधी इरविन समझौता हो गया 1931 में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था,
तब बाद में कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो था भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बेगम शहनवाज, सुब्बारायन आदि महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं की प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, महिलाओं का भाग लिया और महिलाओं का प्रतिनिधित्व किए थे। नोट करेंगे। लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ये सम्मेलन में भी जो था सेंट थॉमस पैलेस में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस। नोट करेंगे, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। ठीक है, वायसराय उस समय कौन था? भारत इस समय वायसराय विलिंगटन था। कौन था? विलिंगटन था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो होता भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नोट कर लीजिए। ठीक है, व्याख्या बहुत पढ़ ली एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का कितना महत्व चल रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। गलत, ऐसा नहीं था। आपको बता दें, पूना एक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, विशेष उपबंध रखे गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, जिसे गांधी जी ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांग रखी थी, लेकिन गांधी जी ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? गांधी जी लिए थे, और गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं। ठीक है, दलितों के लिए हरिजन का शब्द का प्रयोग किसने किया था? गांधी जी। चलेंगे, देखेंगे। दूसरा कहता है, पूना एक्ट में स्थानीय निकाय सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। सही है। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम और दूसरे में नहीं लिया था, तृतीय में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है आपका। ठीक है, पहला गलत है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। पहला गलत है तो इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला। ऑप्शन मिला क्या? दूसरा। सीधे सीधी बात। अगर एक सही जाना है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूना एक्ट में स्थानीय निकायों सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोल सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोल सम्मेलन दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, परंतु गांधी जी ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी इसे क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलें, अध्याय 14 में देखेंगे। अध्याय 14 खोलिए, एनसीईआरटी कक्षा 12, एनसीईआरटी 12 क्लास का। ठीक है, खोलिए आप, देखिए अध्याय 12, उसमें 14 में देखेंगे। अध्याय 14 में विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। राजनीति, स्मृति और अनुभव। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने हैं, 3 नहीं 4 बने हैं। 4 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो था लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन में किया था, जो 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया था। लखनऊ समझौता संपन्न किया था, ये तो आपको 100% कई बार बताती हैं। इस समझौते में कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों में स्वीकृति दी थी, ये तो आप सही है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों, ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन ऊपर बता दिए, देख लीजिए। लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखेंगे। दिसंबर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी और आपसी तालमेल को दर्शाती थी।
इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। ठीक है, समझौते में कांग्रेस के मध्यवर्गीय अर्थात मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों, मुस्लिम लीग के लिए जो था एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया। मुस्लिम लीग के लिए क्या एक संयुक्त राजनीतिक मंच क्या कर दिया गया, प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इर्द गिर्द, इसका मतलब होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, और इसमें जो होता है व्याख्या हम आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा, तभी नहीं तो मामला फिर जो होता फंस सकता है। ठीक है, मामला पुनः फंस सकता है, इसलिए जो होता है इसकी व्याख्या ज़्यादा बताएंगे। चलिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। कैबिनेट मिशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, कैबिनेट ने, सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ये गलत है। आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया गया था, ऐसा हो सकता है, ये एकदम गलत है। ऐसा कैबिनेट कर सकती है, नहीं, गलत, ये भी गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन ए मार लीजिए। चलेंगे, विस्तार देखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य दल, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों को पूछा गया था, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। उद्देश्य संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना, संविधान निर्मात्री सभा की क्या करना, स्थापना करना था। ठीक है, ये बहुत बड़ी एनसीईआरटी चीज़ लिखती है, बहुत एनसीईआरटी लिखी है, बहुत स्पेशल दिखेगा। भारतीय रियासतों में तथा प्रांतों के बीच वार्तालाप कर विधान बनाने के तरीकों को सबकी सहमति लेना, ऐसी कार्यकारी परिषद स्थापित करना जिसका समर्थन भारतीयों के मुख्य दल करते थे, जिनका समर्थन क्या, भारतीयों के मुख्य दल करते थे। मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, 16 मई 1946 के प्रस्ताव की घोषणा की थी। ठीक है, 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को प्रस्ताव की क्या करी, घोषणा कर दी गई। ठीक है, संविधान का निर्माण, संविधान सभा कैसी बनेगी, पाकिस्तान का जो होता है मांग जो होता है अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, एक संघीय सरकार की सिफारिश जो ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों से मिलकर बनी होगी, इसके पास विदेशी मामले, रक्षा व संचार नियंत्रण होगा। ठीक है, संविधान निर्माण को जो नोट करेंगे, संविधान का निर्माण होकर नवीन सरकार के गठन तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन योजना है। प्रांतों के 3 वर्गों समूहों में विभाजित किया जाएगा, देखेंगे, जिसमें कहा था ग्रुप ए में रखा जाएगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप सी में बंगाल और असम शामिल हैं, ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल होंगे, और ग्रुप ए में जो होता मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा शामिल करेंगे। 3 वर्गों में विभाजित किए थे कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग थी। आगे देखेंगे, प्रांतीय विधान सभाओं में जो होता अनुपातिक प्रतिनिधित्व, 3 समूहों में मतदान और सामान्य मुस्लिम और सिख के माध्यम से एक घटक विधानसभा का चुनाव कराना था। इस संविधान सभा में 389 सदस्य रहेंगे। कितने, 389 सदस्य होंगे, जिसमें प्रांतीय विधानसभाएं 292, मुख्य चुनाव आयुक्त 4 प्रांत भेजेंगे। ठीक है, और रियासतें 93 भेजेंगे। नोट करेंगे, 93 नोट करिए। समूहों को जो होता हमने बता दिया, ए बी सी सदस्यों में बांटा हुआ था, हमने ये तो आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, संविधान सभा नोट करें, संपूर्ण संविधान सभा, सभी 3 खंड ए बी सी संयुक्त हो गए, तब संविधान का निर्माण मसौदा तैयार करने के लिए बुलाई जाएगी। ठीक है, जब ये तीनों ए बी सी डी जो होता जब बन के तैयार हो जाएंगे, तब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिक प्रश्नों को जो था उपस्थिति और मतदान करने वाले दोनों समुदायों को साधारण बहुमत से तय किया जाना था। ठीक है, जो केंद्रीय विधायिका थी, जो सांप्रदायिक प्रश्नों को उपस्थिति और मतदान करने वाले दोनों समुदायों की जो होता है साधारण बहुमत से जो होता तय किया जाना था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों के पास पूर्ण स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियाँ थीं और रियासतें अब ब्रिटिश सरकार के वर्चस्व के अधीन नहीं रहेंगी। वे उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
ठीक है, ये कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे, याद करिएगा। तो इतने कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, और ये एनसीईआरटी वही बहुल प्रांत में दोबारा रिपीट हुआ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। मुसलमानों के लिए जो होता है आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, ये सही है गलत है? हमने आपको पढ़ाया था सही है, पहला सही है, गलत है, क्योंकि मुसलमानों के आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अभी बता रहे हैं, ठीक है, कितना वोट मिला था। कांग्रेस ने जो होता है 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, एकदम सही है, दूसरा एकदम सही है, ठीक है। कांग्रेस सरकार 7 प्रांतों में बनी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अगला देखेंगे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सभी सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी, ऐसा नहीं, गलत, सभी सीटों पर मुस्लिम वोट नहीं जीते थे, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है, पहला चौथा गलत है, ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, ये है विकल्प में तो 2 3, ठीक है, पहला चौथा गलत है, 2 3 सही है। चलिए देखेंगे, थोड़ा व्याख्या देखेंगे। प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में मताधिकार केवल 10 से जो था 12% लोगों के पास था। इस चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 प्रांतों में 5 प्रांतीय पूर्ण बहुमत प्रस्ताव किया और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बना दी थी, ठीक है, टोटल 11 प्रांतों में। मुसलमानों के लिए जो है आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4%, 4.5% वोट मिला। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग को एक सीट भी नहीं मिली थी, ठीक है, कोई अच्छा प्रदर्शन इनका भी नहीं रहा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, गलत, अभी तो हमने बताया था स्वीकार कर दिया। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ के सुझाव दिया था, सही है। प्रांतों को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी, गलत है। जहाँ केवल आ जाए बहुत खतरनाक शब्द होता है, केवल बहुत खतरनाक है, सर्वोत्तम बहुत खतरनाक है, ठीक है, केवल हो गया, सर्वोत्तम हो गया, उचित हो गया, उत्कृष्ट हो गया, ये बड़े खतरनाक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो कथन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी आंसर लगाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। तो दूसरा सही है, 12B सही है बस, ठीक है। इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, व्याख्या इसकी जो जरूरी नहीं है, ठीक है। अध्याय 15 खोलिए, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। अध्याय 15 एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब खोलिए, भाग 3 आधुनिक भारत। किताब अगर है तो खोलिए, उसी से पढ़ा रहे हैं, किताब से एनसीईआरटी कक्षा 12 से ही चल रहा है सब। अगर किताब आपके पास है तो किताब को खोलिए उसे। चलिए, कर है क्वेश्चन नंबर 116 में देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था, गलत है। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बता रहे हैं, ठीक है, ये भी बताएंगे कैसे हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, सही है, दूसरा सही है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, सही है, ऑप्शन बी दूसरा, ठीक है। अब चलेंगे, व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं हुआ था। 1945-46 के जो था सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। प्रांतीय सांसदों ने जो होता है संविधान सभा के सदस्य को चुना, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य को चुना। कांग्रेस ने समान चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को जो था अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान के मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि
वे अंग्रेज़ों को जो होता है बनाई गई संस्था मानते थे। ठीक है, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई इसे संस्था माने थे, इसलिए अलग रहे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने युग में सुमेलित हैं? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कोई इसमें शक है तो बताइएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कोई शक नहीं होना चाहिए। बी.एन. राव संविधान के योजनाकार नहीं थे, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, योजनाकार मान लीजिए C.H. मुखर्जी को। यह दोनों 3-4 गलत कर दिया। ठीक है, तो 1-2 सही है, 3-4 गलत कर दिया, 2 सुमेलित हैं, केवल 2। हाँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे, NCERT जो लिखी है हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि NCERT जो लिखी है उसको पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन सीधा ना होकर उल्टा पूछ सकता है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जो होता है सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर जो था चुना गया था। 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर 9 दिसंबर को चुना था, फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, मतलब अध्यक्ष चुना गया था, फिर जो था अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री, नाम सुने होंगे, अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर भी जो था सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री और पद का संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में काम किया था। प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में काम किया था। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के जो थे K.M. मुंशी थे, नोट करेंगे, एक गुजरात के K.M. मुंशी थे, दूसरे मद्रास के अडादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। दोनों ने संविधान के प्रारूप को महत्वपूर्ण को सुझाव दिया था। ठीक है, 2 लोग थे, कौन थे? K.M. मुंशी और जो थे मद्रास के कौन थे, अर्थात गुजरात के K.M. मुंशी थे और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, और भी इसमें एक लाइन लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है, जो होता है 6 सदस्यों को जो था 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता की थी। इनमें से एक B.N. राव थे। ठीक, कौन? B.N. राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। वो भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों को राजनीतिक व्यवस्थाओं को गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और दूसरे अधिकारी E.S.C. मुखर्जी थे, E.S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को अस्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। मुखर्जी जो थे वो जटिल प्रस्तावों को जो होता है स्पष्ट और विधिक भाषा में व्यक्त करने की जो होता है क्षमता रखते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की स्थिति क्या थी? स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य? नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन जो होता है इसमें सही है। कौन? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। ये तो लोकतांत्रिक गणराज्य बाद में जोड़ा गया था, पहला ही सही है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 प्रस्ताव में संविधान की स्थिति क्या थी? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। ठीक है, पहले तो यही डिमांड करेंगे कि किसी तरह से स्वतंत्र हो और हमारा संप्रभु, हमारे यहाँ पर प्रभु सत्ता हो। ठीक है, पहले तो यही डिमांड करेंगे। ये लोकतांत्रिक गणराज्य तो बात की बात है। ठीक है, पहला ही सही है। थोड़ी सी व्याख्या इसमें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो होता है संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को जो होता पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था। ठीक है, जिसके तहत सभा का संविधान कार्य आगे बढ़ना था। ठीक है, इसने जो था भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों और दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 1909 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के रूप में प्रत्युत्तरदायी माना गया था। गलत, ये गलत, ठीक है। 1919 में कानून पारित हुआ, 1909 नहीं, 1919 1935 में कार्यपालिका को पूर्णतः विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। सही है, दूसरा सही, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। चलेंगे, अब ऑप्शन देखेंगे। दूसरा सही, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ओ, असत्य बताना है तो आपको आंसर ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ये तो दूसरा सही है, असत्य बताना है तो पहला गलत है। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, ठीक है, व्याख्या देखेंगे। प्रांतीय सरकारों ने जो था भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909, 1919, 1935 पारित किए थे, ठीक है। प्रांतीय सरकारों हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, ठीक है। किसके प्रति? 1919 कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति जो था उत्तरदायी बनाया गया था, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया, ठीक है। उसको पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों को कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। ये हो गया, ये तो हम भी पढ़ा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो आपको पता 1919 के आधार बनी थी, तो 1919 याद कर लीजिए। अभी तो बताए थे ना, अभी इसके पहले प्रश्न बताए थे। भारत सरकार थी 1919 के द्वारा बनी थी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड, इसको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक लाइन व्याख्या पढ़ लीजिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार सुधार किए गए उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न कार्यकारिणी में परिवर्तन, विधान संबंधी परिवर्तन, केंद्रीय विधान मंडलों की शक्तियों में परिवर्तन, ये रखा गया था, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी कक्षा 12 के ख़त्म कर दिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी कल पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बुक्स निकालिएगा अपनी लाइब्रेरी से, पढ़िएगा क्लास 11 का। क्लास 12 का हमने ख़त्म कर दिया, क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 11 का एनसीईआरटी, उसमें भाग 1 में हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय कला के, कई पार्ट में आती है, 3 पार्ट में। भारतीय कला का परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस के लिए, समीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय, क्योंकि भारतीय कला का परिचय जो होता है हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र से शुरू करेंगे और वहाँ से जो होता है हम पढ़ाना शुरू करें। तो 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल नया है तो भाई आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ग्रुप में थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, ठीक है। लाइक करिए आप, बस कितना समय लगता है 2 मिनट। और हमने एनसीईआरटी पढ़ाने का पूरा वचन दिया है कि अगर हम पूरा एनसीईआरटी अप्रैल तक ख़त्म करते हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा, तो 70 से 80 क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे, ये तो 100%। क्योंकि एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी तो आप देख रहे होंगे एक भी क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से नहीं छोड़ा जाएगा। और कल का जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारतीय कला, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं। यहाँ पर जो है यूपीएससी से पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो भारतीय कला थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, लेकिन जो होता है उसको जो होता है आपको सुबह 6 बजे तक ले जो होता है वीडियो को मिल जाएगा। हो सकता है नाइट में जो होता है पढ़ा लें बच्चों को, फिर आपको जो होता है अपलोड कर देंगे, इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।